गोविंद जी, मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा यहाँ आ जाते तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, ले आओ उन्हें, आखिर ये भी उनकी बेटी का ही घर है। पर माँ जी को ठीक नहीं लगा तो एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ। आज सवेरे श्वेता ने बड़ा बुरा सपना देखा था। सपने में श्वेता की माँ और बाबूजी रो रहे थे। उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। सुबह से 4 बार मम्मी को फोन कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रही, और पापा के नंबर पर इनकमिंग कॉल बंद है। बैलेंस भी नहीं डलवा सकता था क्या सौरव? मैंने बैलेंस डलवा दिया तो पापा अलग गुस्सा करेंगे। खुद में बड़बड़ाती हुई अपनी उंगलियों में अपनी साड़ी के पल्ले को घुमाती श्वेता अपनी सास के पास आती है। देख बहू, धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, एक काम कर, मेरे कमरे से दोनों रजाइयां लाकर यहाँ मुंडेर पर डाल दे। श्वेता सास के कमरे में जाती है और कमरे से दोनों रजाइयां लाकर आंगन के मुंडेर पर डाल देती है। माँ जी, मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा को यहाँ ले आऊं क्या? काफी दिन हो गए उनसे मिले, बड़ी याद आ रही थी। अरे माँ क्यों ही मना करूंगी बहू, तू जाकर समधी जी संदन जी को यहाँ ले आएगी, पर जैसा उनका स्वभाव है ना, मुझे नहीं लगता वो लोग बेटी के घर का एक गिलास पानी भी पीना चाहेंगे। अब उन्हें बुलाकर बिना खिलाए भेज देगी, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तू उन्हें वीडियो कॉल कर ले, या फिर जाकर एक दिन के लिए उनसे मिलकर आ जा। जाने में कम से कम 14 घंटे लगते हैं, या फिर एक दिन रुककर आ भी गई तो क्या फायदा? अगर उनको यहाँ नहीं बुला सकती कुछ दिन तो। मुझे लगा ही था, मन की सीधी बात बोल देनी चाहिए थी ना बहू, बेकार में सुबह सुबह बातों की जलेबी बना दी तूने। अपने बड़े मैके की याद सता रही है तुझे, कोई बात नहीं, पर सही भी है, यहाँ हमारे आंगन में जितनी धूप आती है उतनी धूप तो तेरे भाई का सोलर हीटर ही पैदा कर देता होगा। नया नया पैसा है तो उछाल तो दिखेगा ही। पर याद रखना बहू, तेरे भाई की चीजें तेरी नहीं होने वाली, मायका छूट चुका है, पीछे अब जो तेरे पति का है वही तेरा है। श्वेता फौरन अपने कमरे में जाती है और अपने पति को ट्रेन की टिकट देखने को कहती है। 2 दिन बाद की एक ट्रेन है जिसमें एक टिकट मिल जाएगी, बाकी जो भी ट्रेन है सब ऑलरेडी रिजर्व्ड है। नया साल है ना, अभी जैन फेब में तो ट्रेनें मिलनी बड़ी मुश्किल है, ऊपर से तुम्हारे मायके जाती भी गिनती की ट्रेन ही तो है। अच्छा, तो जो है वही कर दीजिए, तैयारियां भी तो करनी होगी। श्वेता फौरन किचन में जाती है। अब नाश्ते की तैयारी के साथ नमकीन की तैयारी के लिए साथ साथ बहुत सारा मैदा आटा भी गूंदना शुरू कर देती है। आज बहू ने चाय भी नहीं पूछी, और ना अभी तक तो 2-3 बार नाश्ते का पूछ ही लेती है। कोई बात हुई है क्या? अरे मायके जाने की खुशी में बावली हुई बैठी है, सारी सुख सुविधा है ही मायके में, स्टेशन पर गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, अब क्या चाहिए? बहू अभी तो तू ससुराल में ही है, मायके 2 दिन बाद जाना है। मैं मायके जाने के बाद भी यहीं रहती हूँ माँ जी, वो तैयारियां कर रही थी, गोंद के लड्डू, नमकीन, मिक्सचर ये सब बनाकर चली जाऊंगी, तो पीछे से अगर पापा जी या किसी का हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन किया तो खाने के लिए कुछ रहे ना। अब चुन्नी का क्या है, 8 बजे का कहकर अगर उसने 11 बजे खाना बना दिया तो क्या सब भूखे बैठे रहेंगे? अरे 2 दिन में खुद को इतना थका लेगी तो मायके में जाकर मजे कैसे करेगी बहू? आप चुप रहिए जी, मायके में कौन सा काम करना इसे, वहां तो वैसे आराम ही करेगी, नौकर लगा कर रखे इसके भाई ने, इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है इसके मायके में। 2 दिन गुजर जाते हैं। श्वेता ट्रेन में बैठी हुई फिर से अपनी माँ को फोन मिलाती है और इस बार लाली फोन उठा लेती है। ये हवा की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी सर्दी में भी पंखे के बगल में बैठना है तुझे, हैं? हटकर बात कर, आवाज ही नहीं आती फिर कानों में। अरे ट्रेन में हूँ माँ, मैं घर पर आ रही हूँ। तो यहाँ आ रही है, यहाँ आने की क्या जरूरत थी बेटा? क्या जरूरत थी? मैं किसी सहेली की यहाँ नहीं जा रही हूँ, अपने घर आ रही हूँ। अरे बेटा तू गलत समझ रही है, इस तरह बात मत पकड़, मेरे कहने का मतलब था कि तेरी सास नाराज हो जाती है ना, उन्हें पसंद नहीं है तेरा बाहर आना जाना, और तेरे पीछे वहां घर संभालने वाला है ही कौन? माँ जी ने कहा है, पीछे से चुन्नी को कह दिया, मैंने रोटी वगैरह का देख लेगी वो, और बाकी 2 दिन का खाना बना कर आई हूँ मैं, सूखा नाश्ता अलग से। अब तुम ही बताओ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे तेरे भाई से बात की तूने? भाभी को तो बताया ही होगा। तुम फोन रखो यार मम्मी, लगता है घर जाने का सोच के ही गलती कर दी मैंने, बेकार में ही मम्मी की फिक्र कर रही थी। कैसे सवाल पूछ रही है, भाभी से पूछा, भाई से बात की कि नहीं, अब सौरभ से क्यों पूछूं? श्वेता ट्रेन से उतरती है और रिक्शा लेकर अपने मायके के बड़े से घर के बाहर उतर जाती है। बालकनी में खड़ी दिया अपनी ननद को आता देखकर भागते हुए अपने पति के पास जाती है। ये तुम्हारी बहन किस खुशी में आई है? जरूर पापा जी मम्मी जी में से किसी ने फोन करके बुलाया होगा। पापा के नंबर में तो इनकमिंग तक बंद है, आउट गोइंग कॉल कैसे ही कर लेते वो, और मम्मी का फोन कुछ दिनों से मेरे पास है, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो।
कुछ पता चल भी जाए तो क्या हम गलत कर रहे हैं? मेरे सामने मुंह खोले तब तो बताऊं मैं। अपना ससुराल संभाला नहीं जा रहा और यहाँ आकर ज्ञान देंगी मैडम। श्वेता सीढ़ियों से ऊपर आती है। दिया उसे देखते ही मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। किस चीज की कमी तो नहीं दी भगवान ने हम लोगों को, जो आपको रिक्शा से आना पड़ा दीदी। अगर आप आ ही रही थी तो हमें बता दिया होता, स्टेशन पर गाड़ी भिजवा देते हम। पर नहीं, आपको तो अचानक आकर सबको सरप्राइज देना था ना, जैसे कि पता नहीं क्या छुपा रहे थे हम लोग आपसे। लोगों को क्या लगेगा कि खुद सौरव और दिया तो गाड़ी में घूमते हैं और घर आई ननद को रिक्शे में आना पड़ा। बाहर से आती आवाज को सुनकर लाली बिस्तर से उठती है। ये तो श्वेता की आवाज लगती है। लगता है मेरी श्वेता आ गई। इससे पहले कि वो कमरे में आए मैं ही बाहर चली जाती हूँ। दीवार का सहारा लेती हुई लाली अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बड़ी फिक्र रहती है तेरे सौरव को बेटा। आजकल रिक्शे वाले बड़े खराब तरीके से रिक्शा चलाते ना, कभी यहाँ भिड़ा दिया कभी वहां। तेरी फिक्र है तेरी भाभी को, बस इसलिए ऐसा कह रही है। लाली अपने ऊपर एक शॉल डालकर आई हुई थी, जिसके कारण उसके हाथ का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। श्वेता अपनी माँ के गले लग जाती है और उनके हाथ को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लगती है, पर लाली अपना हाथ शॉल से बाहर निकालने को तैयार ही नहीं थी। अरे इतनी ठंड में मेरा हाथ शॉल से बाहर निकाल कर मुझे बीमार करेगी क्या तू? मुझसे हाथ मिलाना है तो अपना हाथ शॉल के अंदर ही कर ले। हॉल में हीटर चालू है मम्मी, ठंडी कहाँ लग रही है। अच्छा ये बताओ पापा का आज दिखाई नहीं दे रहे? तो तुम क्या चाहती हो कि दिन भर पापा को यहाँ से वहां दौड़ाता रहूं? आराम से पापा अपने कमरे में सो रहे हैं और काम ही क्या है यहाँ। सभी आकर हॉल में बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो श्वेता को कोई अंदर कमरों में जाने देना ही ना चाहता हो। चलो माँ, कमरे में मैं तुम्हारे कमर की मालिश कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये मालिश करवा करवा कर ही तो तेरी माँ ने अपने शरीर की ये हालत कर रखी है। अरे नहीं पापा, बुढ़ापा चीज ही ऐसी है। मिलना हो गया ना सबसे, अब शाम की ट्रेन से निकल जा तो सही रहेगा। वहां सौरव जी भी तो अकेले होंगे। अरे पूरे 1.5 साल बाद आई हूँ मैं पापा, और उसके बाद भी आप मुझे भेजने के लिए जल्दी में। फिक्र मत कीजिए, ससुराल का सारा काम निपटा कर आई हूँ मैं। श्वेता लीला का हाथ पकड़कर उसके कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर की हालत देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है मम्मी? इतनी ज्यादा गंदगी, ये प्लेट, ये दाल। तुम्हें तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, दाल तो मना है। ऊपर से दाल पर फफूंदी भी आ रखी है। कितने दिन पुरानी दाल है ये? अरे नहीं बेटा, ये मेरी प्लेट थोड़ी ना है, तेरे बाप की प्लेट है। खा पी कर झूठी प्लेट यहाँ धर के चला जाता है बुढ़ापा। तो सिर्फ प्लेट में गंदगी नहीं है मम्मी, पूरे कमरे में गंदगी पसरी हुई है। इतनी बदबू आ रही है। हमारे यहाँ 3-3 नौकर है, अभी सौरभ ने कुछ महीने पहले ही रखवाए थे। बाहर आने जाने की सीढ़ियों में इतनी चमक है, और ये कमरे के अंदर की हालत देखो। कितने दिनों से सफाई नहीं हुई तुम्हारे कमरे की। अब क्या बताऊं बेटा, इसी कोख से मैंने तुझे भी जना और सौरभ को भी, पर उसकी गलती नहीं है। ये दिया ने पता नहीं क्या बुद्धि फिराई है उसकी। लीला अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले सुरेश कमरे में आ जाता है। तेरी माँ ना सठिया गई है, कुछ भी बोलती रहती है। दिन भर पड़ी रहेगी कमरा बंद करके, तो कमरे में नौकर आएंगे कैसे? कुछ तो है जो ये सब मुझसे छुपाना चाह रहे हैं, खास करके पापा और मम्मी। श्वेता अपनी माँ के कमरे में झाड़ू पोछा करने के बाद बिस्तर की चादर को बदलने के लिए अलमारी खोलती है तो अलमारी पूरी खाली होती है। तुम 2 मिनट चेयर पर बैठो माँ, मैं अभी आती हूँ। श्वेता गेस्ट रूम में जाती है और कबर्ड खोलकर एक चादर निकाल लेती है। चादरें तो बड़ी खूबसूरत लाकर रखी है भाभी आपने। वो मम्मी के कमरे की चादर काफी गंदी हो गई थी, बस उसे ही बदलने जा रही हूँ। अलमारी को छूने से पहले पूछ लेना चाहिए था आपको। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके मम्मी के कमरे की चादरें नहीं बदलवाती। अब वो खुद ही बदलवाना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? श्वेता का मायका ऐसा नहीं था। अचानक ही उसे अपने मायके में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो अपनी माँ के बिस्तर की चादर को बदलकर वहीं सो जाती है। उठने के बाद, लाओ मम्मी पैर दो अपने, मालिश कर देती हूँ मैं। मेरी सास को तो पैरालिसिस का अटैक आया था, बताओ तुम्हें 15 दिन के अंदर ही खड़ा ना कर दिया मैंने तो बताना। मेरे मालिश का ना जवाब नहीं है। बुढ़ापे में हड्डियां सूख जाती हैं, आधे से ज्यादा दर्द उसी कारण होता है। अपनी माँ के घुटनों में तेल लगाने के लिए जैसे ही श्वेता लीला की साड़ी को घुटनों तक ऊपर करती है, उसकी आंखें फट जाती है। ये सब क्या है मम्मी? तुम्हारे पैरों पर नील जमी हुई है। अरे वो मैं जरा फिसल गई थी। बात क्या है मम्मी, असल बात बताओ। फोन उठा नहीं रही थी इतने दिनों से, यहाँ भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सौरभ ऐसा तो नहीं था, मेरे आते ही मेरे आगे पीछे घूमने लगता था।
मतलब तुम नहीं बताने वाली ना, मैं खुद जाकर सौरभ से पूछती हूँ। श्वेता अपने भाई के कमरे की ओर जा रही होती है कि उसे गेस्ट रूम से अपने भाई भाभी की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे के बाहर ही रुक जाती है। देख लीजिए पापा, ये बात अगर बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। इन 4 दीवारी के अंदर जो बातें हुई है वो यहीं रहनी चाहिए। तुम तो और भी महान हो, भूल गए इन 4 दीवारों में आजकल तुम्हारी बहन भी रह रही है। अरे मुझे पता है दिया, बात तो पूरी करने दो। ये बातें श्वेता के कानों तक नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसके ससुराल वालों को इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि आगे वो मैटर में आ गए तो फिर मेरा दूसरा रूप बाहर आ जाएगा, और मेरे उस रूप को ना आपकी बेटी बर्दाश्त कर पाएगी ना उसके ससुराल वाले। बेकार में सब कुछ अच्छा है तो अच्छा रहना दीजिए। तो मैं कहाँ किसी से कुछ कहने जा रहा हूँ, शांति बनी रहे इसलिए तेरी माँ को भी एक शब्द नहीं बोलने देता मैं। वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है पापा जी, आपको तो ऐसे भी मम्मी जी का बोलना पसंद नहीं था। फिर भी उसकी बातों को सुना और माना भी। सब कुछ तुम्हारे पति के नाम कर दिया, उसी की तो सजा मिल रही है मुझे। अपने घर में लीला जी रोटी तक के लिए तरस जाती है। अपने भाई भाभी और पापा के बीच की बातें सुनकर श्वेता के होश ही उड़ जाते हैं। वो सीधा अपने पापा के कमरे में जाती है। उनकी अलमारी में सिर्फ 2 कपड़े थे, 2 शर्ट और 2 पैंट, जिनकी भी हालत देखकर कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। कमरे में एक खाट थी और ऊपर एक पंखा। मतलब कि सौरभ के पास जो पैसे आए वो किसी स्टार्टअप से नहीं आए, ना ही किसी बिजनेस डील से। वो सारे पैसे उसने मम्मी पापा से जबरदस्ती लिए हैं। इसीलिए जब भी मैं हमारे गांव के घर की बात करती थी पापा चुप हो जाते थे, क्योंकि वो घर रहा ही नहीं। कितने प्यार से उस घर को बनाया था पापा ने कि बुढ़ापे में वहां जाकर रहेंगे, पर सिर्फ गांव के घर और जमीन से इतने पैसे नहीं आ सकते। जरूर उसने मम्मी के गहने भी बेच दिए होंगे। मम्मी के कानों में तो सोने की बूंदें भी नहीं थी, ना ही हाथों में कंगन। हो, इसीलिए मम्मी शॉल से बार बार अपने हाथों को ढक रही थी। सब कुछ ले लिया सौरभ ने, तो कम से कम पूरी सुख सुविधाएं तो देता। ये क्या बात हुई कि खुद पति पत्नी राज कर रहे हैं और मम्मी पापा को कमरे में बंद कर रखा है। नहीं हो रही दोनों से सेवा तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बोझ नहीं है। अगर मैं अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हूँ जिससे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो जिससे मेरा खून का रिश्ता है उन्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। श्वेता सभी को साथ में हॉल में बिठाती है। मैं गांव के घर जाने का सोच रही थी सौरभ, तुम्हें और भाभी को चलना है क्या? गांव के घर क्यों जाना है दीदी? आपको कितना बड़ा घर कम पड़ गया क्या? पहले तो 1 मंजिला घर था, अब तो 2 मंजिला घर है हमारा। 2 मंजिले घर में पापा मम्मी का कमरा भी अलग है। एक कमरा इतना छोटा कि बिस्तर पर कोई दूसरा सो नहीं सकता। घर में 3 नौकर लगा रखे। यहाँ गमले में पानी देने के लिए नौकर है, पर पापा मम्मी के कमरे की सफाई करने के लिए कोई नहीं है। जिस उम्र में लोग सब कुछ त्याग कर वनों में चले जाते हैं ना, उस उम्र में आप चाहते हैं कि पापा मम्मी को सारी सुख सुविधा देकर हम उनके आगे के जन्म को बिगाड़ दें। अरे भाई, धीरे धीरे सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, तभी तो शरीर से प्राण निकलता है। झूठा सच्चा खाना जो देते हो आप लोग, मम्मी पापा को देना बंद कर दीजिए। भाभी, कल के प्राण निकलते आज ही ना निकल जाए। इतनी मोटी परत जमी है फर्श पर कि नहीं फिसलने वाला आदमी भी फिसल जाए। किसी को मारने की तैयारी कर रखी है आप दोनों ने। नहीं हो रही है पापा मम्मी की सेवा तो उन्हें मेरे साथ भेज दो। ओहो, ताकि तुम लोगों को ये बता सको कि बुढ़ापे में कैसे सौरभ ने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया। अरे तुम समझे नहीं सौरभ, इसकी आंखें चुप गई है हमारी प्रॉपर्टी पर। अब अपने माँ बाप को ले जाकर कोर्ट में खड़ा करेगी तुम्हारे खिलाफ। आजकल तो बहुत सारे रूल्स भी आ गए ना पेरेंट्स के फेवर में। पापा मम्मी जी को तो मैं घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा सामान मैं बांध रही हूँ मम्मी। सामान क्या, ये 2 साड़ियां, इन्हें ले जाने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए सौरभ। मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए मुझे किसी पैसे का लालच नहीं है, ना ही किसी दिखावे की जरूरत है। मैं पापा मम्मी को मेरे साथ ले जा रही हूँ। लीला के कान तो जैसे इस बात को सुनने के लिए तरस रहे थे। वो श्वेता के बैग से कपड़े निकालकर कुर्ती और पैंट पहन लेती है और चप्पल पहनकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, उसका बेटा अपना दांव चल देता है और सोफे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आप जा रही है मम्मी जी, देखिए क्या हालत हो गई सौरभ की। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बच्चों से गलती हो जाती है माँ, तो क्या माँ उन्हें छोड़ देती है? छोड़ना ही था तो बचपन में छोड़ देती ना माँ। कैसे गुजरेगा दिन तुम्हारे बिना? अभी तुम्हें पोते पोतियों का मुंह भी दिखाना था, पर तुम तो जाने को तैयार बैठी हो। मैं अच्छा बेटा नहीं हूं ना? नहीं हूं माँ, ये सब दिया के कारण हुआ है। मैं दिया को इस घर से निकाल दूंगा, खुद भी चला जाऊंगा, पर तुम मत जाओ माँ। ऐसे मत बोल सर, ऐसे मत बोल, मेरा कलेजा फट जाएगा।
मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे बस तू चाहिए माँ। बोली तो सौरभ के मुंह से ऐसे निकल रही थी मानो दुनिया भर का दुख उसके कलेजे से बाहर आने को फपक रहा हो। पर ये सब उसकी एक और चाल थी अपने माँ बाप को घर पर रोके रखने की। श्वेता तू यहाँ से निकल जा, अपने ससुराल अपने बस में नहीं रहा और मेरे घर को तोड़ने आ गई। कहीं नहीं जाने वाली मैं, यही रहूंगी इसी घर में मेरी आखिरी सांस तक। तुम तो ऐसे कह रही हो मम्मी जैसे मैं तुमसे सब कुछ छीनकर तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। आपको देखती रहेंगी मम्मी जी तो उनका गुस्सा निकलता रहेगा। आपको अब जाना चाहिए दीदी। अपनी ननद को दरवाजे के बाहर कर दिया मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है।